हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अनुराग सिंह। आइए देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। लेकिन मैं आपको पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसा है वीडियो, कैसा रहा लगे आप आज के प्रश्न। आज का वीडियो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा जानकारियों से भरा हुआ है और आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम को पास करने में, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को हल करने में। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा यानी सफ़ेद लोगों अंग्रेजों द्वारा पीटा और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए किस देश में उनके साथ ये घटना हुई थी, दक्षिण अफ्रीका में। और दूसरी चीज़, इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में? केपटाउन में, डरबन में, जोहान्सबर्ग में या मेरिट्सबर्ग में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। जो वो ट्रेन जाती थी वो डरबन से केपटाउन तक जाती थी, उसी में बीच में एक पड़ने वाला स्टेशन था मेरिट्सबर्ग। वहाँ पर गांधी जी के साथ ये घटना हुई कि गांधी जी को पहले गांधी जी फर्स्ट क्लास का टिकट ले रखे थे, लेकिन अंग्रेज ऐसा सोचते और समझते थे कि फर्स्ट क्लास में बैठने का अधिकार सिर्फ उनका है, इसलिए उन्होंने गांधी जी को पीटा और ट्रेन से नीचे फेंक दिया। तो ये घटना गांधी जी के साथ हुई जो कि गांधी जी के दिल तक झकझोर दी और गांधी जी को ये सोचने पर मजबूर कर दी कि किस प्रकार से वो अंग्रेज लोग किस प्रकार से नस्लवाद और नस्ल भेद करते हैं। इसी को लेकर गांधी जी करीब 20 से 22 साल लगातार वहाँ दक्षिण अफ्रीका में रहे। और जो अफ्रीका में हिंदी भाषी लोग इंडियंस रहते थे और हिंदी मूल के लोग रहते थे, और दूसरा वहाँ के जो ब्लैक्स थे उन सबके सहयोग के लिए, सबके अधिकारों की प्राप्ति के लिए काफ़ी संघर्ष किया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित लोगों में से कौन गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे? जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में संघर्षरत थे तब उनसे मिलने कौन गए थे? बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले या जवाहरलाल नेहरू? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में एक चीज़ और कि गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। अगला तीसरा प्रश्न। गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था उन्होंने? 1919 में, 1927 में, 1934 में या 32 में? गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह भारत में किया था वो किया था 1917 में चंपारण में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने 1919 से शुरू किया अपना सत्याग्रह का आंदोलन। पहला 1919 का जो सत्याग्रह का आंदोलन था वो किससे संबंधित था? वो था रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है, जो कि 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट, उसके विरोध में, उसी रॉलेट एक्ट और उसी सब के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुई थी। आपको याद होगा पिछले सीरीज में पिछले वीडियो में हमने देख रखा है ये प्रश्न। चौथा प्रश्न आइए देखते हैं। महात्मा गांधी ने सविनय 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था गांधी जी का 1930 का, ये चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं कि गांधी जी एक तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब था? 1930 में। और इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? तो 1930 में हुआ था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी आइए देखते हैं। साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, पोरबंदर से या दांडी से? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो साबरमती आश्रम से हुई थी, दांडी तक के लिए की गई थी। तो साबरमती से दांडी तक ये यात्रा हुई थी। इस यात्रा में गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर इस आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। नमक कानून तोड़ने का मतलब ये है कि गांधी जी साबरमती आश्रम से निकले अपने सहयोगियों के साथ और दांडी नामक स्थान पर समुद्र के किनारे उन्होंने समुद्र के पानी से बनने वाले नमक को उठाया और उसको बनाया, और अभी तक जो एकाधिकार था कानून नमक बनाने में अंग्रेजों का, वो तोड़कर विरोध स्वरूप अपना काम शुरू किया और इस आंदोलन की यहीं से शुरुआत मानी जाती है। अगला पांचवा प्रश्न है।
देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग समझ लीजिए। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? किसका प्रतीक मानते मानते थे गांधी जी खादी को? औद्योगिकरण का, आर्थिक स्वतंत्रता का, आर्थिक वृद्धि का, या नैतिक पवित्रता का? तो गांधी, इस प्रश्न का साधारण सा उत्तर है, अब समझ लीजिए कि बी, अर्थात आर्थिक स्वतंत्रता का गांधी जी खादी को प्रतीक मानते थे। किसको? खादी को का प्रतीक किसको मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। ठीक है, अगला देखते हैं। छठा प्रश्न, नीचे दिए घटनाओं के निम्नलिखित कालक्रमों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या कैबिनेट मिशन? ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें थोड़ी सी फैक्चुअल जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे तीन बातें दे दिया, तीन चीज़ें, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और कैबिनेट मिशन, इन तीनों के बारे में यदि हमें पता होगा तो हम इसका क्रम आसानी से चूज कर सकते हैं। तो आइए समझ लेते हैं। क्रिप्स मिशन कब हुआ था? सबसे पहले 1900, अभी हमने देखा जस्ट ऊपर, 1930 में आया था क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, फिर आता है 1942 में क्रिप्स मिशन। ठीक है, उसके बाद 1946 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। ठीक, कैबिनेट। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जिसमें भी सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन होना चाहिए, फिर इसके बाद क्रिप्स मिशन, इसके बाद कैबिनेट मिशन, इसका अर्थात बी उत्तर हो जाएगा इसका। सातवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम में व्यवस्थित है? कौन सा कालानुक्रम में व्यवस्थित है? ओके, दांडी यात्रा कालानुक्रम में व्यवस्थित है का मतलब ये है कि वो अपने कालक्रम के अनुसार जो घटनाएं पहले हुई, उसके बाद जो हुई, उसके बाद जो हुई, वो चीज़ें व्यवस्थित रूप से हैं। कौन सी हैं? दांडी यात्रा, साइमन कमीशन, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता। देखिए ये प्रश्न ऊपर वाले प्रश्न जैसा ही है, इसमें भी आपको नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी। आइए पहले समझ लेते हैं, तब इस प्रश्न को हम आसानी से कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले है, आपको पता है कि साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में आया। ठीक है, मतलब बना था फरवरी 1928 में भारत आया। तो एक नंबर साइमन कमीशन। फिर दो नंबर देखते हैं, जो दांडी यात्रा है वो है 1930 में। ठीक है, तीसरे नंबर पे है गांधी इरविन समझौता 1931 में। इसी के बाद भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, याद है आपको, पिछले वीडियो में हमने देखा था। इसके बाद गांधी इरविन समझौता हो गया। बस तीन ही चीज़ तो हैं। तो सबसे पहले आएगा ये क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन, फिर दांडी यात्रा, और इसके बाद इरविन समझौता। इसका मतलब इसका उत्तर भी हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? आठवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है, यानी कौन सही सुमेलित है? आइए देखते हैं। असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, स्वराज पार्टी महात्मा गांधी। तो आपको पता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं, बल्कि सुभाष नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर की थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, यस ये सही है। अगला देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर। नहीं, स्वदेशी आंदोलन का रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सपोर्ट जरूर किया था, लेकिन इसको ये लीड नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसको यानी ये इसका नेतृत्व नहीं कर रहे थे। तो अगला देख लेते, असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं, गांधी जी इसको लीड कर रहे थे। ठीक है, तो हमने इसका उत्तर सही उत्तर देख लिया है। इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। ओके, अगला देखते हैं, 9th। 1937 के चुनाव में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठित हुए थे? किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठित हुए थे?
बंगाल और पंजाब में, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में, मद्रास और मध्य प्रांत में, बिहार और उत्तर प्रदेश में। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि चुनाव में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी, यानी जिसमें कांग्रेस का नहीं हो, गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठित हुए, तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए बंगाल और पंजाब। क्या हो जाएगा उत्तर? बंगाल और पंजाब। 1937 ईस्वी के जो चुनाव हुआ था उसमें बंगाल, पंजाब और सिंध में पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका था। किसको? कांग्रेस को। किसमें? बंगाल में, पंजाब में और एक पॉइंट और इसमें सिंध में इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, जबकि इन्होंने 4 जगह इनका पूर्ण बहुमत था। और आपको बता दूं कि पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की सरकार गठित हुई थी। सिंध में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। यानी ये 3 जगह यदि छोड़ दें, बंगाल, पंजाब और सिंध, बाकी जगह कांग्रेसी गवर्नमेंट ही बनी थी। ठीक है, 6 जगह तो डायरेक्ट बन गई थी, 4 जगह एकदम डायरेक्ट बन गई थी, 2 जगह अन्य दलों के सहयोग से बन गई थी। जैसे मध्य प्रांत हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया। ठीक है, ये इसके अलावा जो है सीमांत जो हो गया, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान के पास वाला जो क्षेत्र, वहाँ सीमांत प्रांत, वहाँ भी बन गई थी। बम्बई में बन गई थी और मद्रास में भी बन गई थी। तो इस हिसाब से इसका उत्तर ए हो जाएगा। 10th देखते हैं। 1939 यानी 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, जो कि पट्टाभी सीतारमैया जो थे गांधी जी द्वारा प्रस्तावित नाम था, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नाम था, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया हार गए। गांधी जी ने इसको अपनी निजी हार माना था और उसी सब के दबाव में सुभाष चंद्र बोस जी ने, जो कि ये 1939 का जो त्रिपुरी में हुआ था, आज के छत्तीसगढ़ में, तो ये इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस स्वयं बाद में इस्तीफा दे दिए थे। 11वां, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1943 में, 1944 में, 1945 या 1946 में? कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, 11वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न, भारत में कैबिनेट मिशन भेजने के पीछे क्या उद्देश्य था? भारत में जो कैबिनेट मिशन है उसके पीछे, उसको भारत में भेजने का क्या उद्देश्य था, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी हमने देखा कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में, अब उसके पीछे कारण क्या था? एक, राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए। दूसरा, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। सी, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, भारत को आज़ादी देने से इनकार के लिए। इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अर्थात शक्ति के अंतरण, यानी शक्ति को, पावर को ट्रांसफर करने के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था की बात करने के लिए आया था। संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था बनाने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। ठीक है, यानी इसमें संविधान की बात थी कि संविधान बनाया जाएगा, संविधान की बात होंगी। ठीक है, 13वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? निम्नलिखित में से क्या गांधी जी के बारे में सही नहीं है? याद रखना है हमें, जब एग्जाम में हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो ऐसे प्रश्नों को या ऐसे शब्दों को हमको मार्क कर लेना चाहिए पहले, नहीं है। ठीक है, ये एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। वैसे ही जो मैं आपको ऊपर करवाया हूँ वो भी सारे प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा एक प्रश्न आपको रख देता हूँ देखने के लिए। तो ये प्रश्न 2015 में एसएससी में पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि गांधी जी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। यस, गांधी जी करते थे। साधन और साध्य, गांधी जी कहते थे कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। दूसरा, गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया है। यस, ये भी सही है।
गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की है, ये गलत बात है। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, ये सही बात है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अर्थात गांधी जी ने राजनीति को धर्म से बिल्कुल अलग रखने पर जोर दिया। ठीक है, ये गलत बात है, ये सही नहीं है। बल्कि इसका जो अच्छा देखते हैं, कह रहे गांधी जी साधनों की पवित्र में विश्वास करते थे, ये तो सही है। उन्होंने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की थी। अच्छा, मैंने आपको दूसरा बता दिया। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा उन्होंने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की थी। तो इसका उत्तर जो हो रहा है अलग रखने की वकालत की थी। ठीक है, इसका उत्तर सी हो जाएगा, राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की थी। और वे अहिंसा में पूरी तरह विश्वास करते थे, लेकिन उन्होंने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन नहीं किया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, सॉरी, बी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सही नहीं है। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का विरोध किया है, क्योंकि वो अगर ऐसा करते हैं कि धर्म और राजनीति में काफ़ी निकटता होती है तो समस्याएं बढ़ती हैं। इसलिए गांधी जी ने कहा कि धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध नहीं होना चाहिए। तो अर्थात बी इसका उत्तर गलत हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखते हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था? ये बहुत बेहतरीन और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है जो आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आएंगे तो आपको फैक्ट की बजाय थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको उस पर आप अच्छा कर जाएंगे अन्य दोस्तों की तुलना में, अन्य लोगों की तुलना में। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था? क्रिप्स मिशन की विफलता, अंग्रेजों का द्वितीय विश्व युद्ध में उलझ जाना, लोगों में घोर बेचैनी, या साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो इस प्रश्न का 14वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी क्रिप्स मिशन की विफलता जो थी उसी के परिणाम थे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्या था? क्रिप्स मिशन की विफलता ही, जो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। ठीक है, तो उसकी विफलता थी, यानी क्रिप्स मिशन असफल हो गया जब बातचीत में, तब फिर गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार मतलब जो सरकारें चल रही हैं उन्हीं के समान एक अपनी खुद की सरकार बनाया। कहाँ गठन किया गया था उसका? वाराणसी में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, या बलिया में? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अर्थात बलिया में। कहाँ किया गया? डी अर्थात बलिया में, डी अर्थात बलिया में। आइए देखते हैं कैसे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई क्षेत्रों में समानांतर सरकारें स्थापित हुई। देखो, केवल एक क्षेत्र बलिया नहीं था, बल्कि इसके साथ ही कई और क्षेत्र थे जहां समानांतर सरकारें स्थापित की गईं। यानी सरकार के समान ही या सरकार के बराबर ही नई सरकारें अपने स्तर पे लोगों ने शुरू किया। उसमें जो बलिया की गवर्नमेंट थी, बनाई थी समानांतर सरकार, वो उसका नेतृत्व कर रहे थे चित्तू पांडे नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने नेतृत्व किया बलिया वाली गवर्नमेंट का। बलिया के अतिरिक्त बंगाल के तामलुक में भी, महाराष्ट्र के सतारा में और उड़ीसा के तलचर में भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें गठित हुई थी। कहाँ कहाँ? एक तो बलिया में हुई थी, दूसरी कहाँ हुई? दूसरी हुई बंगाल के तामलुक में, बंगाल के तामलुक में। ठीक है, और दूसरी कहाँ? दूसरी महाराष्ट्र के सतारा में, और तीसरी कहाँ हुई? उड़ीसा के तलचर में, तलचर। ठीक है, ये कई बार आपको मिलाने के लिए भी पूछ सकता है प्रश्न कि इनमें जो समानांतर सरकारें थी निम्नलिखित में से वो कहाँ कहाँ स्थापित हुई, मिलान करें। तो आप ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत में 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी? कौन सी महिला है किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनने वाली? श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी, या श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो आज जान जाइए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात श्रीमती सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू सबसे पहले, ये थी आंध्र प्रदेश की, लेकिन ये सबसे पहले
पहली महिला थी जो राज्यपाल बनी, और कहाँ की राज्यपाल बनी? एक बहुत बड़े राज्य और आज के समय बहुत अच्छे राज्य यूपी की, उत्तर प्रदेश की। ठीक है। अभी स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल जो बनी कब? 15 अगस्त 1947 से 1 मई 1949 तक श्रीमती सरोजनी नायडू थी राज्यपाल। यह किसी भी राज्य की पहली महिला थी जो राज्यपाल बनी। ठीक है। आपको दूसरी चीज बता दूं कि पहली जो सीएम बनी, महिला सीएम, वो सुचेता कृपलानी जी थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तीसरी चीज, पहली भारत की प्रधानमंत्री बनने वाली कौन थी? महिला, श्रीमती इंदिरा गांधी। और विदेश में भारत का नेतृत्व करने वाली पहली अगर कोई महिला थी स्वतंत्र भारत में जो यूएन में नेतृत्व की, वो श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू जी की बहन भी थी। अगला प्रश्न 17वां, 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा न्यूज में कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि 1922 का जो चौरी चौरा कांड है उसकी हम जयंती मनाएंगे और उसको पूरे साल चलाएंगे। तो अभी फरवरी में ही शुरू की गई 1921 से 1922 तक ये पूरा साल चलने वाला कार्यक्रम रहेगा, ये भी याद रखने वाला बात है। और 2022 में चूंकि इसके 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए चौरी चौरा कांड से संबंधित प्रश्न आने की पूरी संभावना है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को, या भारत छोड़ो आंदोलन को? तो आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। ठीक है, 22 में वो घटना होने के बाद इसे ही वापस ले लिया गया असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1942 में। खिलाफत आंदोलन 1920 में। खिलाफत और ये असहयोग दोनों साथ साथ चल रहे थे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी हमने ऊपर देखा कि 1930 में हुआ। ये डेट याद रखना चाहिए आपको। तो आपको मैं बता दूं फिर से, असहयोग आंदोलन 1920 से 22, खिलाफत आंदोलन 1920 से 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 18वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1922 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? असहयोग का अपना प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? लखनऊ में, लखनऊ के अधिवेशन में, दिल्ली के अधिवेशन में, नागपुर के अधिवेशन में, या कोलकाता के अधिवेशन में? कहाँ पारित किया था इन्होंने पारित किया था डी, अर्थात कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता में, तब कलकत्ता बोलते थे, अभी कोलकाता बोलते हैं। तब कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन 1922 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में ये स्वीकार किया गया कि ये एक्चुअली 1922 नहीं होना चाहिए, 1920 होना चाहिए। यस, 1920 होना चाहिए। वही मैं सोच रहा हूँ, 22 में नहीं था ये चीज़, तो 1920 में थी। तो ये था कि 1920 में असहयोग का आंदोलन, क्योंकि 1920 से 22 है ना, तो 1920 में कलकत्ता में आयोजित अधिवेशन जो था कांग्रेस का, उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारत सरकार जो उस समय की थी, अंग्रेजों के खिलाफ भारत असहयोग की नीति अपनाएगा। 19वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमान दोनों का समर्थन प्राप्त हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो आपको ये चीज़ मैं बताता हूँ कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही बी, अर्थात असहयोग आंदोलन के दौरान जो हिंदुओं और मुसलमानों ने दोनों ने मिलकर इसका सहयोग किया था। वो क्यों किया था, उसके पीछे भी आप कारण समझ लीजिए। इसी असहयोग आंदोलन के साथ एक आंदोलन चल रहा था, उसका नाम है खिलाफत आंदोलन। क्या नाम है उसका? आंदोलन का नाम है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। ठीक, तो खिलाफत आंदोलन क्या था मैंने आपको पहले भी बता रखा, आज फिर से बता देता हूँ। तुर्की के सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा किए गए अभद्रता को भारत के मुसलमानों ने अपने ऊपर की गई अभद्रता माना, और उसके समर्थन में भारत में एक आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन।
उसी उसका नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया। और गांधी जी भी इस बात को अच्छे से समझते थे कि मुसलमान डायरेक्ट तो आंदोलन में सम्मिलित नहीं होंगे, उनको उनका मुद्दा ही सही लेकिन किसी प्रकार वो आंदोलन में शामिल हों ताकि राष्ट्र को गति मिले और राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा जा सके। इसलिए हमारे देश से इस चीज़ का कोई संबंध ना होते हुए भी गांधी जी ने इस आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को अपने हाथ में लिया, उसको आगे बढ़ाया और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक साथ चले। ठीक है, अगला प्रश्न देख। तो इस प्रश्न का उत्तर आप समझ गए, हिंदू मुसलमानों को दोनों का समर्थन प्राप्त हुआ था असहयोग आंदोलन में। ठीक है, 20वां प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से हैं? कौन कौन से हैं गांधी जी के सत्याग्रह के, यानी गांधी जी के सत्याग्रह के पार्ट क्या क्या हैं, कौन कौन से उनके आयाम हैं? एक पहला ये है कि सब असहयोग, क्रांति, जनमत तथा बहिष्कार। असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। बहिष्कार, सविनय अवज्ञा और विद्रोह। असहयोग, क्रांति तथा जनमत। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले असहयोग हम करेंगे, फिर सविनय असहयोग करेंगे, फिर सविनय के साथ अवज्ञा करेंगे, फिर बहिष्कार करेंगे। अब देखो इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। यानी कोई भी बात हमको मनवानी है, यदि हम सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं और सरकार हमारी बात मान नहीं रही, तो पहले हम उसके साथ असहयोग करेंगे, यानी सहयोग नहीं उसका करेंगे। दूसरा काम करेंगे कि कह के, बता के, सविनय विनय के साथ अवज्ञा उसकी बातों को करेंगे। अगर सरकार कह रही है कि कोई भी नीति ऐसे लागू होगी, हम कहेंगे नहीं मानेंगे। तीसरी चीज़ कि हम बहिष्कार करेंगे, उसके सारी चीज़ों, सारी सरकारी चीज़ों का हम बहिष्कार कर देंगे, ये अंतिम चीज़ है। तो असहयोग आंदोलन पहले हुआ था, आपको याद होगा। गांधी जी ने उसके बाद दूसरा जो आंदोलन चुना वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चुना था, और तीसरे नंबर पे उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि एक बहिष्कार आंदोलन था, उसको चुन लिया था। ठीक है, अगला 21वां प्रश्न देखते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? यानी मुद्दा क्या था, उसका कारण क्या था, उसके किस मुद्दे पर शुरू किया गया था 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन? भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर, समान अवसर के लिए, भगत सिंह को फांसी देने के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक कानून के एकाधिकार के विरोध में, या पूर्ण स्वतंत्रता के विरोध में, या पूर्ण स्वतंत्रता के लिए? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि उस समय सरकार नमक पर इतना ज़्यादा टैक्स रखती थी और नमक कोई दूसरा और बना नहीं सकता था। उस नमक को आपको खरीदना ही है, सरकार ही देती थी, सरकार से ही खरीदना था। इसलिए उसके विरोध में, नमक कानून के विरोध में, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की। और उस यात्रा के बाद में जब दांडी में पहुंचे समुद्र किनारे गुजरात में, तो उन्होंने नमक, गुजरात के समुद्र किनारे से नमक इकट्ठा किया और उसको हाथ में लिया और नमक का टुकड़ा जैसा बनाया। और नमक कानून जो अंग्रेजों का एक बेकार कानून था, जो मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने वाला कानून था, उसमें टैक्स इतना भारी था, उसका विरोध करते हुए उस नमक कानून को तोड़कर और अपना जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। 22वां प्रश्न, तो इस प्रश्न का उत्तर समझ गए आप, सी होगा। 23वां प्रश्न देखते हैं। नमक सत्याग्रह किस सन में हुआ? अभी देखिए, उसी को हम सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही हम नमक सत्याग्रह भी बोल देते हैं। तो नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 में। अभी मैंने बताया कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ना, तो उससे नमक सत्याग्रह करके ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया 1930 में। 24वां प्रश्न देखते हैं। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? पूर्ण स्वराज की जो शपथ है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? पूर्ण स्वराज, यानी भारत को चाहिए, क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। कलकत्ता अधिवेशन, या फिर लाहौर अधिवेशन, या इलाहाबाद अधिवेशन, या फिर मद्रास अधिवेशन? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अर्थात लाहौर अधिवेशन। लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 44वां अधिवेशन 29 से 31 दिसंबर 1929 को हुआ था, जो जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। उसमें ही, जो लाहौर में हुआ था, उसमें ही इस बात की घोषणा की गई कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। और उसको 1929 की अर्धरात्रि के समय जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के किनारे, नदी के जो किनारा था उसमें स्वतंत्रता का 2 तक तिरंगा फहराया था। कब फहराया था?
उसी 26 जनवरी उसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता फहरा दिया था झंडा, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। यही कारण है कि हमने जो संविधान अपना बना लिया जब, तो उसको जो अंतिम रूप से लागू किया उसको हमने उसी दिन को याद करते हुए 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया। ठीक है, वैसे हमारा संविधान बन गया था नवंबर 1949 में ही, लेकिन हमने उसको लागू किया 26 जनवरी, उसी दिन को याद में बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो अगला और अंतिम प्रश्न आज का है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती सरोजिनी नायडू, फ्रैंक एंथनी, के.एम. मुंशी या जी.वी. मावलंकर? इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अर्थात जी.वी. मावलंकर। इनको बोला जाता है, इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। जी.वी. मावलंकर जी भारत की लोकसभा, स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले लोकसभा अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किए। जी.वी. मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज के प्रश्नों का स्तर कैसा था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और ये मॉडर्न इंडिया ख़त्म होने वाली है, इसके बाद हम क्या शुरू करें ये सजेशन देंगे आप लोग, जो भी आप लोग चाहते हो वो बताइए। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।